Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy. आज की लेक्चर हमारी योद्धा सीरीज की अगली लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एक ऐसे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो आप अपने सीएपीएफ का या यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आप उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस करना। आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो रेनफॉल का जो हमारा सेक्शन होता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, रेनफॉल का जो हमारा थीम होता है, इससे हर साल या हर अल्टरनेट ईयर पे यहां से इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इस योद्धा सीरीज के अंदर हमारी बातें सारी थीम वाइज होगी। सबसे पहले लेवल पे, देन उसके बाद दूसरे लेवल पे हमारी पीवाईक्यू एंड तीसरे लेवल पे हमारी मैराथन होंगी, साथ ही साथ करंट अफेयर भी इंक्लूड होंगे। सो आज की लेक्चर हमारी ज्योग्राफी की पहली थीम है जिसमें हम लोग रेनफॉल से रिलेटेड सारी बातें देखेंगे। रेनफॉल से रिलेटेड सारी बातें मींस व्हाट, हम लोग इसे इंडिया से भी जोड़ेंगे, वर्ल्ड कंटेक्स्ट से भी जोड़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे जिससे यहां से इस सेक्शन से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारी चीजों को हम लोग आज की लेक्चर में बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी। टॉपिक इज रेनफॉल। उससे पहले, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये भी चाहते होंगे कि उनकी पेपर 2 का जो पेपर होता है उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, साथ ही साथ सिर्फ थीम वाइज नहीं, एक प्रॉपर सिलेबस आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट हो। सो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, जैसे पिछले बार हमारी पेपर 2 की सीरीज थी, इस बार हमारी 2026 एस्पिरेंट के लिए पूरी एक फाउंडेशन कोर्स ही लॉन्च है जिसमें हम लोग मोर देन 200 प्लस आवर में ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको हमारी ऐप, हमारी पोर्टल के थ्रू। पेपर 1 पेपर 2 की वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड होंगी, सिर्फ साथ ही साथ उसके डिटेल एनालिसिस भी होंगे। जो भी आपको पेपर करवाए जाएंगे, टेस्ट करवाए जाएंगे, उनकी डिटेल एनालिसिस भी होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हैंडआउट कह लो आप, शॉर्ट नोट्स कह लो आप, स्लाइड, जो भी स्लाइड से हम लोग पढ़ेंगे वो भी आपको देंगे, एक एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे हर क्लासेस के बाद। सो यही चीजें हमें दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग बनाती है। सो आप यूसी एकेडमी पे जरूर बिलीव कर सकते हो हमारी फाउंडेशन के लिए। साथ ही साथ करेंट अफेयर कंपाइलेशन भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी, हमारी मेंटरशिप भी मिलेगी। जो भी यहां पे डेडिकेटेड फैकल्टीज है हर एक सब्जेक्ट की, उनकी भी आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप भी प्रोवाइड होंगी। सो जल्दी से ये हमारी दिवाली ऑफर के अंदर अभी एक डिस्काउंटेड प्राइस 7,999 पे चल रही है। तो आप चाहो तो हमारी टीम से सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में दी रहेंगी, आप वहां से जाकर हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करना और जल्द से जल्द इसके अंदर इनरोल, इस कोर्स के अंदर इनरोल होने की कोशिश करना, क्योंकि क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारी क्लासेस डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है और बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें मैं, आपको पता होगा, मैं खुद ही पॉलिटी, इकोनॉमी दोनों सेक्शन पढ़ा रहा हूं और भी बहुत सारी चीजें। हमारी टीम, पूरी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है इस फाउंडेशन बैच के साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग की जो प्रॉमिस है इस योद्धा सीरीज के अंदर इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, योद्धा सीरीज हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारी टीम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे आपके 2026 के लिए, सीएपीएफ 2026 के लिए करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन, दैट इज रेनफॉल, दैट हाउ रेन्स हैपन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेन ऑकर कैसे होता है, देन इसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे देखेंगे, एंड देन हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल को देखेंगे। ये हमारी लेक्चर का पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो अगर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रेनफॉल होती कैसे है, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रेनफॉल होती क्या है। मैं बस आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अपने साथ एक A4 सीट, A4 पेपर या आपके पास जो भी नोटबुक होगी उसे आप अपने साथ लेकर चलना। हेडिंग जरूर डाल लेना रेनफॉल,
बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, देन आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले इस चीजों को समझना। सपोज कर लो कि ये आपकी, लेट मी चेंज द कलर, ये आपकी सन है, ये आपकी सन है, ठीक है। ये आपकी हो गई लैंड सरफेस, ये हो गई आपकी लैंड सरफेस, ये हो गई आपकी सी सरफेस। दिस इज योर लैंड सरफेस, दिस इज योर सी सरफेस। बस आप चीजों को समझते चलना। हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे और एक फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पे पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं, दोनों कंटेक्स्ट से हम लोग इस रेनफॉल को समझेंगे। बहुत डिटेल वे में होगा, ध्यान से सुनते चलना। लैंड सरफेस है, ये आपकी सी सरफेस है। सन की रेस डायरेक्टली अभी आपके लैंड के ऊपर आ रही है। मंथ कोई भी हो, मंथ आपको ध्यान नहीं रखना है, बस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे आपको ध्यान रखना है। सन की रेस डायरेक्टली लैंड सरफेस पे आ रही है। दैट मींस अगर सन की रेस डायरेक्टली उस लैंड सरफेस पे आएगी, दैट मींस वहां की जो टेम्परेचर होगी, अब कैसी टेम्परेचर होगी, एक हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। आप इमेजिन करके देखो ना, इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सन आपको डायरेक्ट अपने फॉरहेड के ऊपर देखने को मिलता है। गर्मी का मौसम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सनरेज डायरेक्टली उस लैंड सरफेस पे, भारत के ऊपर आती है। सो दैट मींस हाई टेम्परेचर होगी। अगर किसी भी सरफेस का टेम्परेचर हाई होता है, दैट मींस वहां की जो प्रेशर होती है, वो प्रेशर हमेशा लो प्रेशर होती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर हाई है, दैट मींस वहां की जो प्रेशर होगी वो हमेशा लो होगी। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कुकर का एग्जाम्पल ले लो। आपके घर में कुकर होती होंगी, उनके अंदर खाना पकते होंगे। उसके अंदर का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर की टेम्परेचर भी हाई होती है और उसके अंदर की जो प्रेशर होती है वो भी हाई होती है। दैट्स वाई उसके अंदर की जो फूड होती है वो बहुत जल्दी कुक्ड हो जाती है। इज दिस क्लियर? तो ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में हमारी बातें हो रही हैं, इस कंटेक्स्ट में ये ट्रू है कि अगर सन की रेस डायरेक्टली लैंड सरफेस पे पड़ रही है, दैट मींस इनकी जो टेम्परेचर है वो अब हाई होंगी और इनका जो प्रेशर है वो अब लो होगा। एट द सेम टाइम आप सी सरफेस पे अब देख रहे हो कि सन की रेस यहां तक नहीं आ पा रही है, यहां तक नहीं आ पा रही है। दैट मींस इनकी जो सन की जो इंक्लिनेशन है, सन की जो इंसिडेंस है, आप ऐसे कंसीडर कर लो, सन की जो इंसिडेंस है अब वो इंक्रीज हो रही है आपके सी सरफेस के लिए। तो इनकी इंटेंसिटी भी अब डिक्लाइन हो जाएगी सी सरफेस के लिए। जैसे जैसे इंसिडेंस, सन की, सोलर की इंसिडेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ये भी एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताता है। सो अब सी सरफेस पे आप देखोगे कि यहां के जो टेम्परेचर है वो अब लो टेम्परेचर होगी। टेम्परेचर कैसी होगी? एक लो टेम्परेचर होगी। अगर किसी का भी लो टेम्परेचर हुआ, इस जनरल कंडीशन की बात करें, सो वहां की अब जो प्रेशर होगी वो एक हाई प्रेशर होगी। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट, ये रिलेशन एटलीस्ट आप समझ चुके होंगे। अब आप क्या देखोगे कि जहां पे सन की रेस डायरेक्टली लैंड सरफेस पे पड़ रही है, यहां पे अब मॉइस्चर डेफिसिट सोर्स बन जाएगा। ये सोर्स अब मॉइस्चर डेफिसिट हो जाएगा। ये सोर्स अब क्या होगा? मॉइस्चर डेफिसिट होगा। ये सोर्स अब वैक्यूम क्रिएट करेगा। ये सोर्स अब मॉइस्चर डेफिसिट होगा, ये सोर्स अब वैक्यूम क्रिएट करेगा। इसी वैक्यूम को फुलफिल करेगी आपकी सी सरफेस। कैसे फुलफिल करेगी? क्योंकि सी सरफेस के पास मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम है। सी सरफेस के पास मॉइस्चर कंटेंट आपकी मैक्सिमम है और इनके पास वैक्यूम नहीं है। तो यही अब इस वैक्यूम को फुलफिल करेगी, एक बैलेंस अप्रोच दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? अब सी सरफेस पे मूवमेंट, आपकी मॉइस्चर की मूवमेंट कुछ ऐसे होने वाली है। सी सरफेस से आपकी मॉइस्चर की मूवमेंट कुछ ऐसे होने वाली है।
मॉइस्चर की मूवमेंट कुछ ऐसे होने वाली है। तो जब ये मॉइस्चर की मूवमेंट आपकी सी सरफेस से लैंड सरफेस की ओर जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देख रहे हो कि लैंड सरफेस के ऊपर यहां की टेम्परेचर हाई है, यहां का प्रेशर लो है। दैट मींस इस मॉइस्चर को ये लैंड सरफेस होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं होल्ड कर पाएगा? क्योंकि इनकी टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई हमेशा अपवर्ड मूवमेंट को दिखाता है। अगर वहां पे लो प्रेशर जनरेट है, दैट मींस वहां की जो बल है, घनत्व बल है, जो वहां की प्रेशर है वो लो है। दैट मींस अगर लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे एयर की मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होगी। सो ये आपकी मॉइस्चर कंटेंट यहां तक जा रही है, लैंड सरफेस की ओर जा रही है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये जो आपकी मॉइस्चर गई, ये मॉइस्चर अब अपवर्ड मूव कर जाएगी। ये मॉइस्चर कैसे मूव करेगी? अपवर्ड मूव कर जाएगी, क्योंकि सरफेस पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हाई है। प्रेशर क्या है? प्रेशर लो है। अब ये तो बात हो गई यहां तक। अब ऊपर क्या होगा वो आप समझो। अब ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ऊपर गई, ऊपर का जो सरफेस है ये अब कोल्ड सरफेस है। ग्राउंड पे आपकी लैंड सरफेस है, ये लैंड सरफेस के पास आपको हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर देखने को मिल रहा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको कोल्ड सरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये देखने को मिलता है आपके ट्रोपोस्फेयर में। ये सारी बातें आपके ट्रोपोस्फेयर की हो रही है। जब हम लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे अपने क्लाइमेटोलॉजी के अंदर टॉपिक थीम वाइज, वहां भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आपको बस मैं जो समझा रहा हूं वो समझते चलो। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या कहता है कि जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर अबव जाओगे अपने ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो जैसे जैसे ऊपर गए, सरफेस क्या हो गया? कोल्ड सरफेस हो गया। तो यहां पे जो मॉइस्चर है वो क्या होगी? अब यहां पे मॉइस्चर जो होगी वो अब कूल होगी। समझते चलना चीजों को। अब मॉइस्चर क्या होगी? कूल होगी। मॉइस्चर क्या हो गई? कूल हो गई। कूल होने के बाद क्या होगी? कंडेंसेशन होगी। कूल होने के बाद क्या होगी? कंडेंसेशन होगी। देन कंडेंसेशन के बाद क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा। एंड देन क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आपकी रेनफॉल जनरेट होगी। इज दिस क्लियर? कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपकी क्या होगी? आपकी रेनफॉल जनरेट होगी। कहां पे जनरेट होगी? आपकी लैंड सरफेस के ऊपर। लेकिन मॉइस्चर का कंटेंट कहां से आ रहा? आपके सी सरफेस से आ रहा। उम्मीद करते हैं ये कैसे रेन ऑकर हो रहा, इसे अभी हम लोग एक और डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एक ग्लोबल लेवल पे समझेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपने ये चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की भी होगी। कोई भी इश्यू होगा इसके अंदर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, हम लोग उसका जवाब, हमारी टीम आपको जरूर आंसर देगी। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पहला हमारा डायग्राम। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं। सपोज कर लो कि ये आपकी ग्लोब हो गई। ये क्या हो गई? आपकी ग्लोब हो गई। यहां पे होती है आपकी, कलर चेंज करते चलेंगे हम लोग। यहां पे हो गई आपकी 0 डिग्री, ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। देन इसके ऊपर ये हो गई आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ। देन ये हो गई आपकी 66.5 डिग्री साउथ। अब अभी ये सपोज नहीं करना कि हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं। प्रेशर बेल्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजों को इंटरलिंक करें। यहां बस हम लोग रेनफॉल के एक पैटर्न को देख रहे हैं कि रेनफॉल होती कैसे, वैसे वो आप समझ चुके हो। लेकिन ग्लोबल लेवल पे हम लोग बात करेंगे। ये हो गई 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई आपकी 90 डिग्री नॉर्थ। क्या हो गई आपकी
90 डिग्री नॉर्थ। अब यहां पे ये हो गई आपकी 90 डिग्री साउथ, ठीक है। सो 0 डिग्री क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई आपकी इक्वेटर। 23 हाफ डिग्री नॉर्थ क्या हो गई, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 हाफ डिग्री साउथ ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब आप यहां पे क्या देखोगे कि यहां पे सपोज कर लो कि यहां पे सन का, अभी सन बिल्कुल इक्वेटर पे फॉरहेड कर रहा, इक्वेटर पे ये लाई कर रहा, इक्वेटर पे ये लाई कर रहा। जैसे जैसे देखोगे कि नॉर्थ में गर्मी बढ़ेंगे, दैट मींस आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च इसकी सन की मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगी। सन की मूवमेंट कहां होगी, सन की मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू होगा एक लेवल तक। वो लेवल क्या होगा, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, यहीं तक आपकी सन जो है ये मूव करेगी। क्योंकि सन का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 23 हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23 हाफ डिग्री साउथ तक होता है, यहां तक ये करेगी। तो जब ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है, दैट मींस अब आपको नॉर्थ में आपको गर्मी देखने को मिलेगा। तो जो सन है, सन की मूवमेंट उसके ITCZ बेल्ट के साथ होती है। ये एक प्रेशर जोन है, ये एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है जो सन की मूवमेंट इसी के साथ डायरेक्ट मूव करती है। ITCZ मींस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जब ये नॉर्थ की ओर जाएगी, तो जब ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाएगी तो ये हो जाएगी NITCZ, ठीक है, सिर्फ नदन होगा। दैट मीन उसके बाद फिर ITCZ का सेम फुल फॉर्म, देन यहां पे SITCZ, सदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो अब आपको यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये समझो। जब सन की रेस डायरेक्ट आपकी इक्वेटर पे पड़ेगी, सन की रेस डायरेक्ट आपकी इक्वेटर पे पड़ेगी और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, अगर इक्वेटर के पास आप देखोगे कि इक्वेटर के पास मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, यहां पे वेजिटेशन है, यहां पे आपको लेक्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, यहां पे आपको सी बहुत ज्यादा मिलती है। तो जब इतने सारे मॉइस्चर कंटेंट है, साथ ही साथ यहां पे आपको सन की रेज हमेशा देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे कि इस जोन के अंदर, ये इक्वेटोरियल जोन के अंदर आपको रेनफॉल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम जब सन की रेस ऊपर जाएगी, इस बेल्ट पे आएगी, NITCZ बेल्ट पे, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बेल्ट पे आएगी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सन की रेस तो आ रही है, लेकिन यहां पे बिकॉज ऑफ लो वेजिटेशन, बिकॉज ऑफ नॉन प्रेजेंस ऑफ लेक्स, नॉन प्रेजेंस ऑफ सी, इस साइड पे आप देखोगे, आप ये कह लो या ये बेल्ट कह लो, 23 हाफ डिग्री साउथ कैप्रिकॉन कह लो, इस जगह पे दो सनरेज तो हैं, सनरेज तो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे आपको रेनफॉल का पैटर्न बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो मैक्सिमम डेजर्ट होते हैं वो आपके ट्रॉपिक्स पे ही लाई करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ले लो या आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लो, यही दोनों जगह मैक्सिमम आपको डेजर्ट लाई करते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहां पे दो सनरेज तो है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑनशोर विंड नहीं है, क्योंकि यहां पे जो विंड फ्लो होती है वो हमेशा एक ऑफशोर विंड होती है, ऑनशोर विंड नहीं होती है। ये सारी बातें जब हम लोग प्रेशर बेल्ट में करेंगे अगले लेक्चर में, देन हम लोग वहां पे समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि यहां पे क्यों ऐसा है कि यहां पे रेनफॉल है। यही हम लोग अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल में भी। बस मैं आपको एक इमेजिनरी व्यू दे रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप उम्मीद करते हैं वो चीजें समझ गए होंगे। आप एक रेनफॉल की कॉन्सेप्ट जरूर समझे होंगे कि रेनफॉल होता कैसे है। इज दिस क्लियर नाउ? अब हम लोग ये प्रेशर बेल्ट की जो बात है, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर के अंदर ही, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर के अंदर ही मैं पूरे प्रेशर बेल्ट की एप्लीकेशन आपके सामने खोल के रख दूं, एक बहुत अच्छे से। जो भी हमारी 7 प्रेशर बेल्ट है उसे डिटेल्ड वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्योंकि आप देखते हो
कि जो रेनफॉल होती है वो इवन नहीं होती है, अनइवन आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। आप भारत के अंदर ही देख लो ना, किसी जगह किसी प्लेस के अंदर आपको पूरे डेजर्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिलते हैं, लाइक योर थार डेजर्ट, ठीक है, लाइक योर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान साइड, इधर आपको देखेंगे कि इधर रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखोगे किसी बेल्ट के अंदर, लाइक योर वेस्टर्न घाट बेल्ट, लाइक योर ईस्टर्न घाट बेल्ट, लाइक योर मेघालय साइड, कुछ हद तक गंगा प्लेस के अंदर भी इधर आपको रेनफॉल कुछ हद तक सही देखने को मिलते हैं, 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? सो यही चीज को हमें समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सो पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर, सोर्स ऑफ मॉइस्चर। अब इस पॉइंट को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्या है। जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सन की जो रेंज है, सन की जो रेज है वो बिल्कुल आपकी लैंड सरफेस पे आ रही है, ठीक है। मॉइस्चर ले रहा है ये कहां पे, जहां से हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है, वो जगह क्या है आपकी सी सोर, तो सी के पास क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी होती है, तो वहां से आपकी मॉइस्चर कंटेंट इस वैक्यूम को, जो लैंड सरफेस के ऊपर वैक्यूम है उसको फुलफिल कर रहा। लेकिन अगर कोई और क्राइटेरिया देखोगे जहां पे आप देखोगे कि जो मॉइस्चर का जो फ्लो है, मॉइस्चर आपकी लैंड सरफेस पे तो एब्सेंट रहती है, लैंड सरफेस के ऊपर आपकी मॉइस्चर तो एब्सेंट रहती है। सो अगर ये क्राइटेरिया हुआ कि जो आपकी, सपोज कर लो ये लैंड है, ये आपकी सी है, अब सपोज कर लो कि सी के ऊपर इस बार सन की रेस लाई कर रही हैं, तो यहां पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर, और क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। और अब आपको सी लैंड सरफेस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये ध्यान समझना। लैंड सरफेस के ऊपर अब आपको देखने को मिलेगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो वैक्यूम क्रिएट कहां हो रहा, अब आपका वैक्यूम सी सरफेस पे क्रिएट हो रहा। अब मॉइस्चर का फ्लो कहां से होगा, मॉइस्चर का फ्लो कुछ ऐसे होगा, आपकी लैंड सरफेस पे, लैंड सरफेस से लेकर सी सरफेस। लेकिन क्या लैंड सरफेस के पास मॉइस्चर होता है? इज इट? लैंड सरफेस के पास मॉइस्चर एब्सेंट होता है, लैंड सरफेस के पास मॉइस्चर एब्सेंट होता है। सो ये मॉइस्चर कैसे इसको देगा, ये सोचने वाली बात है कि ये मॉइस्चर इसको कैसे देगा। अगर इसको मॉइस्चर नहीं देगा तो ये कैसा विंड हो गया, ये आपकी ऑफशोर विंड हो गई। जब कॉन्टिनेंट से सी की ओर या कॉन्टिनेंट से ओशियन की ओर जब आपकी विंड की फ्लो होती है, एक मॉइस्चर कंटेंट विंड की फ्लो होती है कहां से, कॉन्टिनेंट से ओशियन की ओर, जिसके अंदर मॉइस्चर ही एब्सेंट होता है, तो उसे कहते हो आप ऑफशोर विंड। लेकिन जब कोई विंड आपकी ओशियन से लैंड की ओर जाएगी जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंस है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, उसे आप कहोगे ऑनशोर विंड। सो उम्मीद करता हूं कि ऑनशोर विंड एंड ऑफशोर विंड में आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे। Am I clear till here? ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप लोग जरूर थम्स अप देना, अपनी फीडबैक आप जरूर शेयर करते चलना। बहुत हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। सो आपसे ये लेक्चर बिल्कुल भी आपके लिए पेड नहीं है, आपको बस इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करते चलना, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी टीम आपके लिए कितना मेहनत कर रही है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर। सेकेंड पॉइंट जो हमने समझाया आपको, इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड, इनफ्लो ऑफ ऑनशोर विंड। ऑफशोर विंड होगा तो वहां तो रेनफॉल क्रिएट ही नहीं होगा, सो क्या होनी चाहिए, ऑनशोर विंड होनी चाहिए। देन थर्ड इज ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन। ये पॉइंट को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसी से एक आपकी रेनफॉल की टाइप्स भी होती है, ओरिएंटेशन ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, माउंटेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देन फोर्थ इज अल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन, स्लोप ऑफ द माउंटेन। एंड देन फिफ्थ इज साइक्लोन इंपैक्ट। साइक्लोन की भी इंपैक्ट आपकी
रेनफॉल को क्रिएट करती है, जहां पे फ्रंटोजेनेसिस क्रिएट होता है, जहां पे दो कंट्रास्टिंग विंड आपस में टकराते हैं, वहां पे राइज ऑफ द एयर होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है। तो वो क्या हो गई, वो आपकी साइक्लोन की इंपैक्ट हो गई, जो आप जनरली अपने बे ऑफ बंगाल साइड देखते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई साइक्लोन अराइज होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ योर मई, अप्रैल, जून। क्यों? क्योंकि उस समय वार्म सीजन होता है, उस समय जो बे ऑफ बंगाल की जो टेम्परेचर होती है वो एक हाई टेम्परेचर की ओर शो करती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर से लेकर साइक्लोन इंपैक्ट, ये पूरी फैक्टर कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो मैंने पीछे आपको समझाया है सारा चीज यहां पे लिखी हुई है, आप ये चीजें समझ भी गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। ये हो गई हमारी फैक्टर कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखेंगे, कितने टाइप्स के रेनफॉल को हमें पढ़ना है। देन उसके बाद हम लोग उसे एक एक रेनफॉल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। देन ये क्लास हमारी फिर खत्म होगी, बहुत लंबी क्लास होने वाली, आप अभी बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत अच्छे से एक एक चीज चलने वाला है। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करें, तो हमने तो ये समझ लिया रेनफॉल होती क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फैक्टर समझ लिया रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का। तीन तरीके के रेनफॉल को हमें पढ़ना है। जो सबसे पहला हमारा रेनफॉल है वो है आपका कन्वेक्शन या यूं कह लो कन्वेक्टिव रेनफॉल। फर्स्ट कन्वेक्टिव रेनफॉल, सेकेंड वन इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन थर्ड वन इज योर फ्रंटल या यूं कह लो साइक्लोनिक रेनफॉल। आप ये तीनों रेनफॉल से रूबरू जरूर हो चुके होंगे। जब हमने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जहां पे वो मॉइस्चर कंटेंट को फुलफिल कर रहा वैक्यूम पे, वहां से राइज ऑफ द एयर हो रहा, कंडेंसेशन हो रहा, कूलिंग हो रहा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा, रेनफॉल हो रहा, वो क्या दिखाता है आपकी कन्वेक्शन रेनफॉल को। हम लोगों ने ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन देखा, माउंटेन के रोल को देखा, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस हम लोगों ने जब फैक्टर पढ़ा था वहां देखा था, वो दिखाता आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल को। हमने साइक्लोन के बारे में भी फैक्टर देखा था, वो बताता है हमें फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। सो ये तीन टाइप की रेनफॉल आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल के अंदर पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम लोग तीनों टाइप के रेनफॉल को एक एक करके डिटेल्ड में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसे इंडिया के कंटेक्स्ट से भी लिंक करने वाले, इसलिए ये क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। नाउ सबसे पहला है हमारा, दैट इज योर कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या है हमारा सबसे पहले? कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहां पे आप सबसे पहले एक पॉइंट नोट करके याद रखना, वो पॉइंट को हम समझाएंगे, दैट इज थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर। इस पॉइंट को ध्यान रखना, थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर। अब इस डायग्राम को आप देखना, इस डायग्राम को आप देखो जो हमारी कन्वेक्टिव रेनफॉल की डायग्राम है। आप देख रहे हो सन, आप देख रहे हो यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा, वार्म राइजेस एयर, कूल्स एंड कंडेंस फॉर्मिंग क्लाउड, देन आपके बाद इसको रेनफॉल देखने को मिल रहा। ये मॉइस्चर कहां से ले रहा है? ये मॉइस्चर आपके सी सरफेस से ले रहा, क्योंकि यहां पे लैंड सरफेस पे क्या है? लैंड सरफेस पे वैक्यूम क्रिएट है, लैंड सरफेस पे आपकी टेम्परेचर हाई है, लैंड सरफेस पे आपकी प्रेशर लो है। तो इसी वैक्यूम को फुलफिल कर रहा आपका ओशियन या यूं कह लो सी सरफेस। इज इट क्लियर? सो यही शो करता है आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल को, जो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वही है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहां देखो, सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव, तो ये क्या दिखाएगा? ये आपका हाई टेम्परेचर को दिखाएगा, और जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन भी होता है।
वो हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, जब हम लोग प्रेशर बेल्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये डायग्राम एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। आपने समझ लिया कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको देखने को कहां मिलेगा। और अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं तो यहां पे आप इमेजिन नहीं होना, जब मैंने आपको ग्लोब लेवल पे समझाया था कि जो आपकी इक्वेटोरियल बेल्ट है वहां पे आपको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सन की रेज, वहां पे सन की इंसिडेंस 0 होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सन की जो इंसिडेंस होती है वो मैक्सिमम होती है आपकी पोलर सब पोलर रीजन के लिए। इसलिए सन का प्रेजेंस वहां तक नहीं जा पाता है, इसलिए वहां पे रेनफॉल मिनिमल होता है या नेग्लिजिबल होता है। इज इट क्लियर? सो सन का इंसिडेंस जहां पे मिनिमल होगा वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा। ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन दिखा रहा, जहां पे उसका इंसिडेंस मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा? रेनफॉल मिनिमल होगा। इज इट क्लियर? सो इसलिए जब आप ये ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे, जब मैं आपको ये समझा रहा था, सो मैं आपको ये बता रहा था कि सन की रेज यहां पे है और ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, और यहां पे सन की प्रेजेंस हमेशा रहती है, 12 महीना रहती है। क्योंकि अगर सन सपोज कर लो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर भी जाएगा, फिर भी उसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत कम ही रहेगी इसके लिए, इसकी रेज अभी भी यहां तक पहुंचेगी। सेम अगर सन यहां भी जाएगा 23.5 डिग्री साउथ पर, फिर भी इसकी जो रेज है वो यहां तक पहुंचेगी। इसलिए थ्रू आउट द ईयर यहां पे इसकी जो रेज है वो प्रिवेल करती हैं। इसलिए आपको इक्वेटोरियल क्षेत्र के पास, आपको इक्वेटोरियल रीजन के पास आपको क्या देखने को मिलता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? क्या देखने को मिलता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। सो अगर हम लोग इनके कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें कि क्या क्या कंडीशन होती है जो कन्वेक्शनल रेनफॉल को सपोर्ट करती है, तो सबसे पहला होता है थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर। किस हॉट एंड ह्यूमिड एयर कैसे होगी? वहां का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, वहां की जो प्रेशर होगी वो लो होगी। क्योंकि अगर प्रेशर ही हाई हो जाएगा तो वो उस वार्म विंड है उसको वो होल्ड कर लेगी सरफेस पे ही, उसको वो राइज करने नहीं देगी ऊपर। इज इट क्लियर? सो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें जो आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल को सपोर्ट कर रहा, सो सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ लोकेलाइज्ड सोर्स ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि अगर मॉइस्चर ही एब्सेंट रहेगा तो वहां पे ऑनशोर विंड का सिनेरियो ही जनरेट नहीं होगा। मॉइस्चर एब्सेंट, रेनफॉल डिस्ट्रॉय, कोई काम का नहीं होगा। साथ ही साथ यहां की जो भी जहां भी आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगा वहां की आपको सरफेस टेम्परेचर एंड एयर टेम्परेचर दोनों आपको हाई देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। सरफेस टेम्परेचर भी हाई होनी चाहिए और एयर टेम्परेचर भी हाई होनी चाहिए, तब जाके वहां पे राइज ऑफ दी विंड होगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वहां पे रेनफॉल होगा। मैक्सिमम ये आपको इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन पे ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ डोल्ड्रम। अब ये डोल्ड्रम होती क्या है ये बात हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ये मैं वादा करता हूं कि जब हमारे ज्योग्राफी की नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम लोग प्रेशर बेल्ट को ही समझेंगे। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोल्ड्रम एंड ITCZ। अब ये ITCZ का रोल तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहां पे, जहां भी ये सन के साथ रहेगी वहां पे ये लो प्रेशर सिस्टम जनरेट करेंगी। मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा बिटवीन 2 PM टू 4 PM, बिटवीन 2 PM टू 4 PM। क्यों? क्योंकि एट द 12 नून सन रेज डायरेक्टली फोरहेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन। तो जब 12 बजे आपकी सनरेज बिल्कुल फोरहेड पे रहेगी, उसके बाद 2 घंटे की जो 12 टू 2 PM होती है वहां पे ये कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगी, देन क्लाउड फॉर्मेशन होगी, एंड देन आपकी 2 PM से 4 PM पे ये आपकी रेनफॉल जनरेट करेंगी बिटवीन 2 PM टू 4 PM।
इज दिस क्लियर? सो कन्वेक्शनल रेनफॉल की ये कुछ बातें हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि कन्वेक्शनल रेनफॉल आपकी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पे भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि वहां पे सोर्स ऑफ मॉइस्चर होनी चाहिए, जैसे आपकी इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलती है। लेकिन वहां पे जनरली सोर्स ऑफ मॉइस्चर एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशन अराइज होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आप समझ रहे होंगे। जब आप अपने एटलस को देखोगे तो आप मैक्सिमम देखोगे कि जो डेजर्ट है वो आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है। एट द सेम टाइम अगर 6th पॉइंट देखोगे, सो कन्वेक्शनल रेनफॉल इज नॉट पॉसिबल इन सब पोलर एंड पोलर रीजन। क्या कारण है नहीं होने का? नहीं होने का कारण यह है कि वहां पे सन का जो रेज है वो पहुंच ही नहीं सकता है। अगर सन का रेज पहुंचेगा ही नहीं तो ये थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर पॉसिबल ही नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपने ये समझा भी होगा, किसी तरह का आपको कोई भी डाउट यहां तक नहीं होगा। क्या मैं ये समझ के चलूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी लेक्चर ये कितनी इंपॉर्टेंट लेक्चर होते जा रही हैं। इज इट क्लियर? सो अब हम लोग, ये तो हो गई बात हमारी एक ग्लोबल लेवल पे, जहां पे हमने इक्वेटोरियल की बात की, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन सबकी बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कन्वेक्शनल रेनफॉल को। सो अगर हम लोग नोट डाउन करते चलना, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सो आप जो प्री मॉनसून रेनफॉल देखते हो, प्री मॉनसून रेनफॉल देखते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई में, वो आपको बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आप समझ चुके हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल है क्या? बिकॉज ऑफ थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर, वही होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये आपको प्री मॉनसून रेनफॉल भारत के अंदर देखने को मिलती है। इनका डिफरेंट नेम होता है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, और ये नेम कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वही बातें हम लोग यहां भी करेंगे अगर नेमिंग की बातें करें क्योंकि ये जो प्री मॉनसूनल रेनफॉल होती है, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ये बहुत चीज के प्रोडक्शन में काम आता है। जैसे टी के प्रोडक्शन में, जैसे फ्लावर के, जैसे मैंगो के प्रोडक्शन में, उनकी रैपनिंग, उनको पकाने के प्रोडक्शन में काम आता है, यूजफुल होता है। तो अगर पहला नाम देखेंगे तो पहला नाम है आपका काल बैसाखी। काल बैसाखी। अब ये होती कहां है? ये होती है आपकी असम, बंगाल, असम, देन बंगाल एंड देन योर उड़ीसा, देन योर उड़ीसा। काल बैसाखी का रोल जो बेसिकली होता है असम साइड में, वो होता है टी के प्लांटेशन में। टी के प्लांटेशन में इनका रोल आपको देखने को मिलता है। सो पहला नेम आपको ध्यान रखना है काल बैसाखी। दूसरा नेम है वो है आपका चेरी ब्लूशम। चेरी ब्लूशम ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटका में। कहां देखने को मिलता है आपको? कर्नाटका में। ठीक है, इसका रोल क्या है? फ्लावरिंग ऑफ कॉफी, फ्लावरिंग ऑफ कॉफी। देन थर्ड इज योर मैंगो सावर, मैंगो शावर। अब ये कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा आंध्रा में, केरला में, आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। अब ये क्या यूजफुल होता है? इसका काम होता है रैपनिंग ऑफ मैंगो, आम को पकाने में, रैपनिंग ऑफ मैंगो।
ठीक है, काल बैसाखी, चेरी ब्लूसम एंड योर मैंगो शावर। अब एक और नेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डस्ट स्टॉर्म। यह आपको देखने को मिलता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, सो ये चार नेम आपको ध्यान रखनी है, काल बैसाखी, चेरी ब्लूसम, मैंगो सावर एंड योर डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, सो कन्वेक्शनल रेन हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी थोड़ी सी बातें कर ली। अब इसका अगर इंपैक्ट देखो तो क्या करेगा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ा सा रिलीफ क्रिएट करेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन कर देगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सारी बातें क्लियर है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैंने कन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत इसके पीछे स्टडी किया है, तब जाके मैं यहां पे क्लास आपके सामने ले पा रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से सपोर्ट करना, हमारी टीम को सपोर्ट करना, मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करना, जहां तक ये वीडियो पहुंच पाए वहां तक इसे जरूर पहुंचाने की कोशिश करना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और। नेक्स्ट वन इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल को समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल से सपोज कर लो कि ये आपकी माउंटेन का सरफेस है, या मैं ये आपको ऐसे नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका प्यारा भारत, ये पूरा प्यारा भारत नहीं है, लेकिन ये बस उसके कुछ पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन साइड के रीजन है। यहां पे आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट, यहां पे आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे आप बीच बीच में गैप क्यों रखे? इसका आंसर जब हम लोग अपने इंडियन फिजियोग्राफी के अंदर देखेंगे वहां पे मैं आपको जरूर दूंगा। कुछ चीजें आप वहां के लिए छोड़ना, दैट मीन इसलिए मैं यहां पे सस्पेंस क्रिएट करते चलता हूं। जैसे प्रेशर बेल्ट में मैंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया, तो ये इसलिए ताकि जब मैं वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊं तो आप वहां पे जरूर मौजूद हो अपने इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। नाउ अब आप देखोगे कि ये आपकी सपोज कर लो 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है। ठीक है, अब मॉनसून के समय क्या होती है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ योर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मॉनसून आप क्या होती है कि नीचे साइड से जो आपकी सन है, सन पहुंचेगी अब आपकी कुछ इधर की तरफ, सन कुछ इधर की तरफ पहुंचेगी। तो यहां पे इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस रीजन में आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लो प्रेशर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। अब इस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर को फुलफिल कौन करेगा, नीचे के सरफेस करेगी, क्योंकि नीचे ओशियन है, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज्यादा है, उनके पास मॉइस्चर कंटेंट है, और वहां पे अभी प्रिवेल कर रही है आपकी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इनके पास मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, ये मॉइस्चर को आप ऊपर की तरफ भेजेंगी क्योंकि यहां पे वैक्यूम क्रिएट है। तो कुछ विंड का फ्लो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। जैसे ही विंड इक्वेटर को क्रॉस करेगी उनकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसे मूवमेंट हो जाएगी। कि क्यों हो रही है ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग की आगे की लेक्चर चलेगी। अभी हम लोग रेनफॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे हो गया, कुछ ये ऐसे आ गई। तो मॉनसून का ये जो विंड है, मॉनसून का जो ये विंड का फ्लो है, जो आपकी अरेबियन साइड से है, अरेबियन साइड से है, अरेबियन सी के साइड से है, इसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। कौन सी ब्रांच है ये, अरेबियन सी ब्रांच है। अगर इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होता भी है, बे ऑफ बंगाल की साइड भी होता है, इसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये कुछ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, अरेबियन सी ब्रांच का मूवमेंट है। अब ये क्या होगा, इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ये जाके ये जो माउंटेन है, इससे जाके ये टकराएगी,
इससे जाके ये टकराएगी, मॉइस्चर कंटेंट इससे जाके टकराएगी, और जैसे ही इस बेल्ट से टकराएगी, वेस्टर्न घाट के बेल्ट से, ये यहां से अपवर्ड राइज करना शुरू करेगी। मैं फिर से पेन के कलर चेंज कर रहा हूं। ये यहां से अपवर्ड राइज करना फिर से सरफेस से शुरू करेगी। मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं, सपोज कर लो कि ये आपकी माउंटेन है, ये आपकी माउंटेन है, यहां से आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड का जो अरेबियन सी ब्रांच से जो विंड आ रही है, जिसके पास मॉइस्चर कंटेंट है, ये एक ऑनशोर विंड है, इसका मॉइस्चर कंटेंट है, ये जैसे ही ऐसे जा रही है और ये वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, ये यहां से ऊपर की ओर फ्लो करेगी, ऊपर की ओर ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर की ओर फ्लो करेगी ऐसे कुछ, तो यहां पे फिर से आपको देखने को मिलेगा कि फिर से यहां पे आपकी कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, एंड देन आपकी रेनफॉल जनरेट होगी। और सोचने की बात यह है कि ये जो रेनफॉल है, मैं इसे कुछ और कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो रेनफॉल जनरेट होगा, ये रेनफॉल आपको इसी बेल्ट में देखने को मिलेगी। जो आपकी वेस्टर्न घाट साइड की बेल्ट है, जो ये वेस्टर्न घाट की जो लेफ्ट हैंड साइड की जो रीजन है, यहीं पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसलिए इस जोन को हम लोग कहते हैं विंड वार्ड साइड, विंड वार्ड साइड, क्योंकि यहां पे आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा, प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल हो रही है। एट द सेम टाइम ये वेस्टर्न घाट बहुत बड़ी बैरियर है, सो इनका जो आपका राइट हैंड साइड है, इधर साइड है, इसे मैं कुछ और कलर से चेंज कर रहा हूं। इधर साइड को जो रीजन है, ये रीजन हो जाएगी आपकी ली वार्ड साइड, दैट मीन्स रेन शैडो जोन, क्योंकि यहां पे रेनफॉल पहुंच ही नहीं पाई है, ये क्या हो गई, रेन शैडो जोन हो गई। ये सारी चीज पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल करती है, ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल से पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो यही होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहां पे माउंटेन का रोल होता है रेनफॉल क्रिएट करने में। सेम आपको इस मेघालय साइड में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे रब करूं, तो मेघालय साइड में भी आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्यों? क्योंकि यहां पे गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, सारे हिल्स यहां पे मौजूद हैं, तो उसके कारण से भी यहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्रिएट होती है। सो ये क्या हो गई, ये पूरी बातें ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेटेड हो गई। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैंने ऑनशोर विंड, ऑफशोर विंड, योर विंडवार्ड साइड, योर लीवार्ड साइड, दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कुछ और तरीका समझूंगा आपको इसे समझाने के लिए। इज इट क्लियर? क्या मेरी बातें यहां तक आपको समझ में आ रही है? जो भी चीज मैंने बताया, क्या ये सारी चीजें क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको कब देखने को मिलेगी? ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मैक्सिमम मॉनसून सीजन के अंदर ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसलिए भारत के अंदर देखोगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। यहां पे रेनफॉल देख रहे हो आप मैक्सिमम है, इधर देखोगे आप कि इधर भी रेनफॉल मैक्सिमम है, इधर भी रेनफॉल क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे वैसे वैसे ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, अरेबियन सी ब्रांच, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाएंगी, इनकी इंटेंसिटी वीक होती जाएंगी। सो ये जैसे जैसे अंदर पहुंचेंगे वैसे वैसे इनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लो होगी, वैसे वैसे इनकी रेनफॉल की भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए देखोगे कि यहां पे वेजिटेशन मैक्सिमम होता है। लिंक करते चलना, जब हम लोग वेजिटेशन पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा कि यहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों होती है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्यों होती है, इधर एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होती है, क्योंकि यहां पे रेनफॉल ही मैक्सिमम है। जैसे देखोगे आप इधर देखोगे थार डेजर्ट साइड, गुजरात साइड, तो इधर रेनफॉल ही बहुत वीक है। इसलिए यहां पे आपको थॉर्न डेजर्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है, वेजिटेशन बहुत लो देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप सारी चीजों को, वेजिटेशन, सॉइल, सबसे आप लिंक कर रहे होंगे। ये सारी चीजें हम आपको और भी डिटेल में समझाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन मैं ये यहां पे बस ये समझता हूं कि आप ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जरूर समझ गए होंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है क्या।
बाय द वे, जब हम लोग इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म को पढ़ेंगे वहां भी डिटेल से पढ़ेंगे कि ठंड के समय में मॉनसून कैसे आ रही है, विंटर के समय में, समर के समय में कैसे हो रही है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बस आप यहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये देखो यहां पे ये सारी क्या हो गई, रेनफॉल हो रही है, तो ये आपकी विंडवर्ड साइड हो गई। ये क्या हो गई, लीवर्ड साइड हो गई, जिसे आप रेन शैडो जोन भी कहोगे। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करते हैं फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल की। सिंपल याद रखना दैट प्रोसेस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस resulted into the frontal rainfall, frontal rainfall, और यूं कह लो साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये फ्रंटोजेनेसिस है क्या? फ्रंटोजेनेसिस सिंपली मीन्स convergence of contrasting wind, contrasting wind, that means दो तरीके के विंड होंगे। एक होगी आपकी हॉट ह्यूमिड एंड लाइटर एयर, दूसरी होगी आपकी कोल्ड डेंसर एंड कूलर एयर। ये दोनों जब कन्वर्ज करेंगे, ये दोनों जब कन्वर्ज करेंगे तो फ्रंटोजेनेसिस क्रिएट करेंगे। दैट मींस जब ये हॉट ह्यूमिड एंड लाइटर एयर ऊपर की ओर जा रही है तो वहां पे साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। इसे ही आप कह रहे हो फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। इज इट क्लियर? क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है? जो मैंने यहां पे लिखा है, प्रोसेस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस रिजल्टेड इनटू द फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटोजेनेसिस होती क्या है? सिंपली मींस कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड की। जब कंट्रास्टिंग विंड कन्वर्ज हो रही है उसे हम लोग कह रहे हैं फ्रंटोजेनेसिस, और यूं कह लो फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल। इज इट क्लियर? सो इसे मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक साइड से आप ये देखोगे, मैं पेन के कलर भी चेंज करते चलता हूं। ये होती है आपकी कोल्ड डेंसर, कोल्ड डेंसर, ड्राई, कोल्ड डेंसर एंड ड्राई एयर, जिसे आप पोलर एयर भी कहोगे, पोलर एयर। ठीक है, कोल्ड डेंसर एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल पोलर एयर। ठीक है, दूसरे साइड से है आपकी, पेन के कलर चेंज कर लेना फिर से। दूसरे साइड से है आपकी जो विंड कुछ ऐसे जा रही है, जिसे आप कह रहे हो वार्म, लाइटर, वार्म, लाइटर, ह्यूमिड, वार्म, लाइटर, ह्यूमिड एयर मास, वार्म, लाइटर, ह्यूमिड एयर मास, एयर मास। अब यहां क्या देख रहे हो कि दो कंट्रास्टिंग विंड है। एक तो है आपकी वार्म, लाइटर, ह्यूमिड एयर मास। वार्म एयर मास हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है? लाइटर होती है यार, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो लाइटर है तो वो तो ऊपर जाएगी ही। दूसरी क्या है? कोल्ड डेंसर ड्राई, कोल्ड है, डेंसर है, भारी है, तो वो नीचे रहेगी। तो सेम ये जब ये ऊपर की ओर जाएंगी, जब ये ऊपर की ओर जाएंगी तो फिर से वही प्रोसेस होगी जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। सेम प्रोसेस फिर से यहां भी आपको
देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जैसे कूलिंग, कंडेंसेशन, देन आपकी क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। तो बस इतना बातें अगर भी आप याद रख लोगे सो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आई है आपको? सारी चीजें फ्रंटल साइक्लोनिक, सिंपल सा, जब दो कंट्रास्टिंग एयर है, एक साइड वार्म लाइटर ह्यूमिड एयर मास है, दूसरा साइड आपका कोल्ड डेंसर ड्राई एयर मास है, तो जब ये दोनों कंट्रास्ट करिए तो ऑब्वियस सी बात है वार्म लाइटर एयर ऊपर की ओर जाएगी। सेम उसके बाद वही प्रोसेस है, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। यही होती है आपकी फ्रंटल, और इसी को कहते हो आप साइक्लोनिक रेनफॉल। देखो साथ में आपकी डायग्राम भी है। वार्म एयर फोर्स्ड टू राइज ओवर कोल्ड एयर, कोल्ड एयर नीचे रह रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है। कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड, कंडेंसेशन ऑकर रैपिडली अलोंग फ्रंट विथ ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंसेस, क्योंकि कंट्रास्टिंग एयर है, फ्रंटोजेनेसिस हो रहा। हैवी रेनफॉल अलोंग फ्रंट हैवी रेनफॉल होगी, इसलिए ये साइक्लोनिक रेनफॉल भी आपको यही होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों रेनफॉल है इनके फैक्टर्स है, इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें आपने बहुत डिटेल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी इश्यू होगा, कहीं भी कोई भी डिफिकल्टीज हो रही होगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, हम लोग उसकी जरूर आपको रिस्पॉन्स देंगे। जो भी गलत सही है लेकिन आप लोग जरूर पूछते चलना। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम लोग लास्ट चलते हैं, हम लोग सब कुछ देख लिए। हमारी ये तरीका ही होता है पढ़ने का, यूसी एकेडमी की टीम का, सारे फैकल्टी का यही तरीका है। जब हम लोग सारी चीजों को पढ़ा देते हैं तो फिर हम लोग एक एक्टिव रिकॉर्डिंग सीट के साथ आते हैं, या यूं कह लो चीजों को हम लोग समराइज करते हैं कि आपने क्या जो सीखा है वो सही सीखा है या वो जो आपने सीखा है वो गलत सीखा है, यही देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉज क्या होती है? सरफेस हीटिंग, जो चीजें हमने देखा, थर्मल कन्वेक्टिव राइज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एयर मासेस, यही टर्म हमने पढ़ा था। रीजन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एरिया, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट है, इक्वेटोरियल, अगर ट्रॉपिकल एरियाज में मॉइस्चर कंटेंट है तो वहां भी रेनफॉल जरूर होंगी। ड्यूरेशन क्या होती है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 to 4 PM। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा वैसे ही रेनफॉल हो गया, बात खत्म। ठीक है, रेन इंटेंसिटी बहुत हैवी होती है। देन सेकेंड इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। कॉज क्या होती है? माउंटेन्स फोर्स एयर टू राइज, वही जो मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न घाट, यहां से विंडवर्ड साइड है, एयर गई, राइज हुई, कूलिंग हुई, कंडेंसेशन हुई एंड क्लाउड फॉर्मेशन एंड योर रेनफॉल। हिली माउंटेन्स एरियाज में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। ड्यूरेशन मॉडरेट होती है, जैसे मॉनसून की अपनी बात कर लो आप। रेन इंटेंसिटी हैवी ऑन विंडवर्ड साइड, जो विंडवर्ड साइड जो आपकी जहां पे रेनफॉल हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा 200 सेंटीमीटर ज्यादा ही रेनफॉल होती है। वहीं लीवॉर्ड साइड पे आप देखोगे कि रेन शैडो जोन क्रिएट होती है। देन थर्ड इज योर फ्रंटल, और यूं कह लो साइक्लोनिक रेनफॉल। कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस मीट, दोनों जब मीट करते हैं तो फ्रंटोजेनेसिस, वार्म एंड एयर, जो लाइटर एयर मास होती है वो ऊपर जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन एंड योर रेनफॉल। टेम्परेट रीजन में ज्यादातर होता है ये, जो सब पोलर रीजन हो गए, जो ट्रॉपिकल के ऊपर हो गए, 66 डिग्री नॉर्थ, जहां पे आपको देख रहे हो कि ऊपर से, जैसे आप अगर ये ग्लोब देखोगे आप, तो यहां से ये क्या है? ये तो वार्म एयर है ना, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो यहां पे 66 डिग्री नॉर्थ से, आप यहां से देखोगे कि एक कूलिंग एयर भी तो नीचे की ओर आएंगे ना। तो जब ये हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप अभी के लिए इस चीज को छोड़ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में ये वादा करता हूं कि आपके साथ मैं प्रेशर बेल्ट को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चे को डिफिकल्टीज होती है। हम लोग उसके बाद प्रेशर बेल्ट पढ़ लेंगे सबसे पहले, देन हम लोग क्लाउड के बारे में भी पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप से क्लाउड होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगला जब हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर होगी। टेम्परेट रीजन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल ये भी क्रिएट करती है। यही हो गई तीनों के बीच के डिफरेंसेस, तीनों के बीच के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है, सारी चीजें मैंने कर दी है। अब यहां पे फिर से हमारी कुछ कंक्लूजन है। बहुत सारे ऐसे आप में से एस्पिरेंट होंगे जो अब ये धीरे धीरे मन बना रहे होंगे कि यूसी एकेडमी की फैकल्टी जो है वो एक डेडिकेटेड और बहुत स्ट्रांग फैकल्टी है। हमारी ऑलरेडी हम लोग अपने बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हमारी भी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है।
सो आप इस टीम के साथ जरूर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वही यहां पे भी हैं, आपको पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत कैंडिडेट है, बहुत यहां पे फैकल्टी हैं जो आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे, आपकी आंसर को भी इवैल्यूएट करेंगे, हर एक चीज होगी आपके साथ। सो यही एक डेडिकेटेड फैकल्टी अगर आपको नीड चाहिए CAPF 2026 को एक फ्लाइंग कलर के साथ आपको क्लियर करना है, तो आप UC एकेडमी के बारे में जरूर सोच सकते हो, जहां पे पेपर 1 से लेकर पेपर 2 तक सारी चीजें बहुत डिटेल वे में पढ़ाई जा रही हैं। इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, हर एक चीज जो चीजें हमें दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट क्रिएट करता है, वही सारी चीजें हमारे पास है। 24/7 एक डेडिकेटेड मेंटरशिप भी आपको मिलेंगी, हर एक चीज प्रोवाइड होंगे। सो यही सारी बातें हैं हमारी इस लेक्चर के अंदर। हमने इस लेक्चर को बहुत डिटेल वे में कर लिया। अगर आप में से कोई भी एडमिशन का प्लान बना रहा, सो आप हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करना। ये हमारी नंबर है 990099888975 और 76। ये हमारी नंबर है, टीम की नंबर है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आप इससे बात कर लेना, वो आपको गाइड जरूर कर देंगे कैसे आपको एडमिशन लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये उम्मीद करता हूं कि आप कितना ज्यादा ग्रैब किए होंगे, आपने सीट मेंटेन की हो कि नहीं। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक आपको A4 सीट मेंटेन कर लेना या एक नोटबुक मेंटेन कर लेना, जहां पे योद्धा सीरीज की जो भी लेक्चर होगी उसे आप जरूर नोट डाउन करते चलना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीजों को। सो ये ज्योग्राफी की पहली लेक्चर थी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत मजा आया होगा आपको ज्योग्राफी पढ़ने में। अगले लेक्चर में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको वही प्रेशर बेल्ट की जो भी डिटेल्ड होंगी वो आपको जरूर समझाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF एग्जाम। तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।